जय हिंद। लास्ट एक्ट पढ़ा था हमने 1861, जो एक भारतीय परिषद अधिनियम था, जो भारतीय परिषद अधिनियम की श्रृंखला में सबसे पहला था। इसी श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ेंगे और दूसरा एक्ट पढ़ेंगे। कौन सा? 1892। अब परिषद अधिनियम काउंसिल के द्वारा लाए गए थे, जो कौन आपके सामने इंट्रोड्यूस करती थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्यों लाया जाता था? कि भारत की जो शासन व्यवस्था है उसमें जो भी चेंजेस होंगे या कोई भी नई बॉडी यदि हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो किस में मेंशन होता था? आपका इसी एक्ट में मेंशन होता था। तो एक बात बताइए, जो लास्ट हमने परिषद अधिनियम देखा था उसमें क्या मेजर चेंजेस देखे हमने? सबसे बड़े बदलाव क्या हुए? अच्छा, सबसे पहली चीज, किस में बदलाव नहीं हुआ? प्रशासनिक शक्ति में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ। आपका एक राज्य सचिव है, उसकी 15 सदस्यों की एडवाइजरी टीम है जो लंदन में बैठी हुई है, और यहाँ पर आपका रानी का एक प्रतिनिधि बैठा हुआ है जिसका नाम है वॉइस रॉय। और जो क्या करता है, किसी भी रियासत से यदि बात करनी है तो वो वॉइस रॉय करता है। किसके बिहाफ पर? रानी के बिहाफ पर। तो यहाँ पर कोई चेंजेस हमें देखने नहीं मिले। कहाँ चेंजेस देखने मिले हैं हमें? वॉइस रॉय की जो काउंसिल थी, है ना, हम शुरू से देखते आ रहे हैं गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, बाद में वो भारत के गवर्नर जनरल की काउंसिल बन गई, और बाद में अब वो वॉइस रॉय की काउंसिल बन गई। उसमें टोटल मेंबर्स कितने थे? पहले 4 थे, तो उनकी सदस्य संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 5 कर दी गई। और पांचों को एक एक क्या दे दिया गया? विभाग यानी डिपार्टमेंट दे दिया गया। जिसमें से पहला विभाग कौन सा था आपका? गृह विभाग। दूसरा सैन्य। तीसरा लॉ। चौथा फाइनेंस। और पांचवा रेवेन्यू। इसके अलावा हमने देखा कि 1874 कुछ वर्ष के बाद उन्हें एक काउंसिल मेंबर या एक विभाग के सदस्य की आवश्यकता और पड़ी, तो उन्होंने सोचा एक सदस्य को इसमें और जोड़ दिया जाए और उसे भी एक विभाग दे दिया जाए। तो एक छठे सदस्य को जोड़ा गया, जिसे कौन सा विभाग दिया गया? पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट दिया गया, जो आज भी वर्क कर रहा है ना। तो ये चेंजेस हुए काउंसिल मेंबर्स में। इसके अलावा एक बॉडी थी जिसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। किसे समाप्त कर दिया गया? एक विधान पार्षद हुआ करते थे, 6 होते थे, जिसमें एक होता था आपका सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, दूसरा होता था आपका सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश, और 4 आपके कहां से आते थे? पहला बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और आगरा। इनके प्रतिनिधि यहां पर आते थे। तो इन 6 सदस्यों की जो बॉडी थी उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अच्छा, इन्हें समाप्त कर दिया गया तो इनकी जगह पर किसे इंट्रोड्यूस किया गया? एडिशनल मेंबर्स, अतिरिक्त सदस्यों को लाया गया। और अतिरिक्त सदस्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते थे, एक सरकारी और एक गैर सरकारी। जो सरकारी सदस्य होते थे, ये इनकी संख्या का बहुमत ज्यादा रखा जाता था, और जो गैर सरकारी सदस्य होते थे इनकी संख्या का बहुमत थोड़ा सा कम रखा जाता था। अच्छा, दोनों का ही कार्यकाल कितना होता था? 2 वर्ष होता था। और इनमें से कौन से सदस्य हैं जिन्हें वाइसरॉय द्वारा नामित किया जाता था? गैर सरकारी। अच्छा, भारतीयों को कहां पर स्थान दिया गया था? गैर सरकारी में स्थान दिया गया था। अच्छा, गैर सरकारी तो सदस्य बना दिए, सबसे पहले कितने गैर सरकारी भारतीय सदस्य बने थे? 3। क्या गैर सरकारी सदस्य या फिर अतिरिक्त सदस्य, एडिशनल मेंबर्स, काउंसिल मेंबर्स से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकते थे? उन्हें किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछने की शक्ति प्राप्त नहीं थी। अब ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इन्हीं चीजों में अब आपको क्या मिलने वाले हैं? चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा कोई मेजर चेंज? एक पावर दी गई वॉइस रॉय को, जिसे बोलते हैं ऑर्डिनेंस पावर, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अभी भी कोई है जिसे अध्यादेश नहीं पता क्या होता है? बता दीजिए, 2 मिनट लगेगा, अभी समझा दूंगा मैं आपको। अध्यादेश, देखो मान लो कि कोई कानून हमें पारित करना है जो हमें जल्द से जल्द लागू करना है। पर कानून पारित करने की एक प्रोसेस होती है कि आपको पहले काउंसिल मेंबर से उसकी सहमति लेनी होगी, उस पर वोटिंग होगी, और उसके बाद वो ब्रिटिश संसद से क्या होगी? पास होगी। अब ये प्रोसेस लंबी हो गई, पर कानून की आवश्यकता तो हमें तुरंत ही है, अब तुरंत लागू करना है। तो ऐसी स्थिति में एक पावर यूज की जाती है, ऑर्डिनेंस पावर, जिसे हम बोलते हैं अध्यादेश की शक्ति। इसमें क्या होता है, जो आपका वॉइस रॉय होता है वो सिर्फ एक साइन करेगा ऑर्डिनेंस पे, और वो कानून तुरंत क्या हो जाएगा? ना आपको काउंसिल मेंबर से पूछने की जरूरत है, और ना ही आपको उसे बिल को संसद में भेजने की आवश्यकता है। पर इस पे एक कंडीशन डाली जाती है कि ये जो कानून है ये केवल कितने महीने तक वैलिड रहेगा? केवल 6 महीने तक वैलिड रहेगा। अगर इसका टर्म आप बढ़ाना चाहते हो तो फिर आपको वही प्रोसेस फॉलो करनी होगी। क्या? काउंसिल मेंबर के साथ वोट करवाओ, उनकी सहमति लो, और उसको संसद भेजो, और वहां से क्या करवाओ? लागू करवाओ। तो ये प्रोसेस आपको क्या करनी पड़ती? फॉलो। अच्छा, ये जो अध्यादेश की शक्ति है ये भारत के राष्ट्रपति को भी प्राप्त है,
आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको एक आर्टिकल 123 देखने मिलता है जिसमें अध्यादेश की शक्ति दी गई है, जिसका उपयोग केवल कौन करता है? अध्यादेश की शक्ति का उपयोग केवल भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राज्यों के परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल करता है, पर हम बात कर रहे हैं अभी केंद्र की, देश की, तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये चेंज हुआ। और क्या मेजर चेंजेस देखने मिले? देखो, सबसे पहले नई प्रेसिडेंसीज बनाई गई, है ना। उन्हें जरूरत समझ में आई कि अब हमें नई प्रेसिडेंसीज बनानी है, क्योंकि हमारा जो आधिपत्य क्षेत्र है वो अब बड़ा होता जा रहा है। तो केवल एक ही केंद्र शक्ति उसे नहीं संभाल सकती, तो क्या करो? प्रांत ज्यादा बना दो, और प्रांतों को भी क्या शक्ति दे दो? प्रांत को ये शक्ति दे दो कि अब आप भी कानून बना सकते हैं। जो शक्ति उनसे पिछले एक्ट के द्वारा छीन ली गई थी, वो शक्ति उन्हें वापस से लौटा दी गई। और कोई चेंज? ठीक है, जो सैनिक मामले थे, धार्मिक मामले थे, राजस्व से जुड़े मामले थे, उस पर केवल कौन कानून बना सकता था? वॉइस रॉय। इस पे प्रांत कानून नहीं बना सकते। जो भी आपके राजस्व, धार्मिक मामले, इस पर कौन बनाएगा कानून? और अंतिम सहमति भी वॉइस रॉय की ही लगेगी। परंतु यदि राज्य सचिव जो लंदन में बैठा हुआ है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो चाहे तो इस कानून को रद्द कर सकता है। तो यहां तक की कहानी एकदम क्लियर है आपको कि 1861 में हमें क्या देखने मिला। अब हम आगे बढ़ते हैं कि 1892 आया तो आया क्यों। अब एक चीज समझना, अब जो चार्टर एक्ट था आपका, जिसमें 20-20 वर्ष में आ रहे थे, वो सिस्टम समाप्त हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि जरूरी है कि अगला परिषद अधिनियम 20 साल बाद आएगा, 25 साल बाद आएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। वो जब जरूरत समझ में आई तब लाया गया। तो ये कब लाया गया आपका? 1892। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, आपको पता होगा, रानी की घोषणा के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा हम भारतीयों का क्या ले सकें? समर्थन ले सकें। भारतीयों का जितना ज्यादा हमारे पास समर्थन होगा, हमारा जो राज है उतना ही अधिक यहाँ पर चल पाएगा। तो भारतीयों को खुश भी रखना था, प्लस अपना शासन भी अच्छे तरीके से यहाँ पर चलाना था। तो ऐसी स्थिति में अब आप देखो, मैंने समय बोला 1861 और अब मैं समय बोल रहा हूँ 1892। इस बीच 1885 में एक बहुत बड़ी पार्टी का गठन हो चुका है, जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1885 में एक पार्टी बनती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो आज भी है। ठीक है, जिसके महानतम नेता राहुल गांधी जी हैं, आप जानते हैं, है ना। तो ठीक है, तो क्या होता है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है, ये पूरे भारतीयों, जो भारत के राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, जो भारत के लिए कुछ सोचते थे, जो भारत को आजाद कराना चाहते थे, या जो चाहते थे कि भारत की नीतियों में परिवर्तन होना चाहिए ताकि भारत के जो जन है उनका कुछ विकास हो सके। ठीक है, और उन पर जो कर लगाए जा रहे हैं, उन पर जो जबरन के कार्य किए जा रहे हैं, वो थोड़े से कम हो या समाप्त हो। तो ऐसी स्थिति में एक प्लेटफॉर्म किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस ने बोला ये वो पार्टी है जो देश के लिए अब कुछ सोचेगी और देश के लिए कुछ करेगी। तो सारे जो देश के राष्ट्रवादी थे, उन सबको पता चल गया कि एक पार्टी बनी है। पार्टी का नाम क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो सबने उस पार्टी से जुड़ना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। आप खुद सोचो, यदि मैं आपसे, आप किसी आंदोलन का समर्थन करते हैं और उस आंदोलन से संबंधित कोई संगठन बन जाता है, तो वो आपको प्लेटफॉर्म मिल गया। अब उस प्लेटफॉर्म से जुड़ो, अब पूरे विश्व के लोग उस आंदोलन से जुड़ेंगे, तो वो एक प्लेटफॉर्म बन गया। आज संगठन होते हैं जिससे अब सबको अपनी अपनी विचारधारा पसंद है। आज लोग अपनी विचारधारा के हिसाब से जुड़ना पसंद करते हैं किसी भी संगठन से। बस वहां पर भी यही हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना एक बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ की गई थी, जो राष्ट्रवादी के उद्देश्य से संबंधित था। इसी वजह से बड़े बड़े जो नेता हैं और क्रांतिकारी, वो किससे जुड़ना शुरू हो गए? कांग्रेस से। अब कांग्रेस से जब राष्ट्रवादी जुड़ रहे हैं, तो कांग्रेस थोड़ी पावरफुल तो होगी। पावरफुल होगी तो वो वॉइस रॉय से भी बात करेगी और कोशिश करेगी कि कुछ ऐसे चेंजेस किए जा सकें जो भारतीय जन के लिए सही हो और आवश्यक हो। कांग्रेस की स्थापना करवा दी हमने, लोगों को भी जोड़ दिया हमने कांग्रेस में। अब कांग्रेस को सजेशंस देगी, किसको? वॉइस रॉय को। अब देखना, उस समय के जो वॉइस रॉय थे वो थे लैंसडाउन। नाम सुना है? लॉर्ड लैंसडाउन। तो लैंसडाउन से कांग्रेस के कुछ लोग मिलते हैं और बोलते हैं कि देखिए, 1861 का आपका जो परिषद अधिनियम आया, उसने कुछ चीजें तो बहुत अच्छी करी। हड़प नीति आपने समाप्त कर दी, है ना। उसके, वो तो खैर रानी की उसमें ही हो गया था, बट बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो आपने समाप्त कर दी और अच्छा भी किया। और एक चीज आपने अच्छी की है कि एडिशनल मेंबर को भी अब भारतीयों को उसमें आपने जगह देना शुरू कर दिया। पर इसमें थोड़ी सी कमी है। तो लैंसडाउन ने बोला बताइए क्या कमी है। तो उन्होंने बोला कमी यह है कि आपने भारतीयों को बेहद ही कम स्थान दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहली कंप्लेंट हमारी है कि आपने भारतीयों को कम स्थान दिया है। दूसरी हमारी मांग यह है कि जो वॉइस रॉय,
जो वॉइस रॉय एडिशनल मेंबर्स को क्या कर रहे हैं, अभी अपॉइंट कर रहे हैं, वो अपॉइंट नहीं होने चाहिए, वो इलेक्ट होकर आने चाहिए। कैसे होकर आने चाहिए? अब इलेक्ट से आप एक चीज समझो, इलेक्ट का मतलब ये नहीं है कि एक क्षेत्र है वहां पर एक व्यक्ति चुनाव में खड़े हो जाएगा और बोलेगा कि मैं काउंसिल मेंबर, मैं एडिशनल मेंबर के लिए खड़े हो रहा हूं, तो आप मुझे वोट करके जिताओ तो मैं वहां चले जाऊंगा। ऐसा नहीं होता था। पहले जो वोटिंग पावर थी वो केवल एक संभ्रांत जन, यानी जो कुलीन लोग होते थे, अच्छे वर्ग के लोग, ऊंचे वर्ग के लोग, जमींदार लोग, पैसे वाले लोग, केवल किसके पास होती थी वोटिंग पावर? उन लोगों के पास होती थी। तो इनडायरेक्टली ये बोला गया कि हम अपने क्षेत्र के खुद जो व्यक्ति हैं उनमें से एक व्यक्ति को चुनकर भेजेंगे, जो कहां पर बैठेगा? जाकर अतिरिक्त सदस्यों में बैठेगा। तो इस प्रकार की कुछ मांगे किसने रखी? कांग्रेस ने रखी। तो हम ये देखते हैं कि 1861 के बाद सारी चीजें चल रही थी धीरे धीरे, तो 1892 1885 में एक पार्टी बनती है। वो पार्टी अपनी कुछ मांगे रखती है, उस मांगों पर कुछ विचार किया जाता है और उन विचारों के आधार पर ही अब कुछ चेंजेस किए जाएंगे। उन मांगों के आधार पर एग्जैक्ट चेंज नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स इतने अच्छे नहीं हो सकते कि कांग्रेस ने कुछ बोला और वो सीधे तौर पर उसको मान लें। इतना सरल होता तो फिर आज क्या ही होता, है ना? तो हमें वही देखना है कि ऐसे क्या क्या चेंजेस हुए और वो कौन कौन सी मांगे हैं जो कांग्रेस की मान ली गई। अब देखो, मांगे तो मानी गई थी, भले एक या दो है, भले डायरेक्टली ना मानी गई हो, इनडायरेक्टली मांगे मान ली गई थी, जिसकी वजह से कांग्रेस का थोड़ा सा वर्चस्व देश में कैसा होता है, फिर बढ़ जाता है कि हाँ यार, ये वो पार्टी है जो बात कर सकती है ब्रिटिश गवर्नमेंट से और इसकी बात ब्रिटिश गवर्नमेंट सुनती है। ठीक है, तो चलें इस एक्ट में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हुआ इस एक्ट में। सबसे पहले 1850 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो गया। ये गलत लिखा है ईयर, कब हुआ है गठन? 1885। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो गया, जिसमें भारतीय राष्ट्रवादियों को एक स्थान दिया, जहां बड़े बड़े नेता एक जगह पर आ गए, सोचने लगे कि देश के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। कांग्रेस का मत था कि 1861 में जो सुधार हुए हैं वह अपर्याप्त है और विधायिका संबंधी कई परिवर्तन ब्रिटिश अधिकृत संस्थाओं के सामने रखे। ब्रिटिश सरकार द्वारा जो कानून और नियम बनाए गए वह पर्याप्त नहीं थे, इसलिए भारतीय अधिक अधिकारों की मांग कर रहे थे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना ने उदारवादी राजनीति का आरंभ किया तथा कांग्रेस एक बड़ी राजनीतिक संस्था के रूप में उभर कर सामने आई। ये कांग्रेस की पहली टीम है 1885 की। यहां तक की कहानी क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। शासन संबंधी परिवर्तन क्या हुए, अब ये देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि एक बॉडी बनी थी, राज्य सचिव की बनी थी, और एक बना था प्रतिनिधि, कौन? वॉइस रॉय। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, रानी की घोषणा के बाद 1861 में, तो हमने देखा कि इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया और सेम एज इट इज यहां पर भी 1892 में भी इस बॉडी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। अभी भी देखो, एक बॉडी है आपकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसके सलाहकारी कितने सदस्य हैं? जिसके आपके सलाहकारी 15 सदस्य हैं, और ये सभी के सभी कहां पर बैठे हुए हैं? ये सभी के सभी लंदन में बैठे हैं। ठीक है, इसके अलावा भारत में रानी का प्रतिनिधि कौन बना हुआ है? रानी का प्रतिनिधि कौन बना हुआ है? वॉइस रॉय। तो अभी शक्तियां कौन देख रहा है भारत में? प्रशासनिक शक्तियां ये, और ये जो भी कार्य कर रहा है उसकी देखरेख कौन कर रहा है? वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कर रहे हैं, है ना? ये लंदन से देख बैठकर भारत को चला रहे हैं और ये भारत में ही रहकर भारत की क्रियाओं को देख रहा है। तो इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के समान, अर्थात कोई भी परिवर्तन नहीं। ब्रिटिश आधिपत्य वाले भारतीय क्षेत्र पर नियंत्रण भारत के राज सचिव व उसकी परिषद का ही था, जो भारत के वायसराय की मदद से क्या करते थे? प्रशासन करते थे। वॉइसरॉय की कारकांडी परिषद में 6 काउंसिल मेंबर ही थे, जिसकी संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। ये 6 काउंसिल मेंबर पहचान गए आप? वो जिन्हें 6-6 विभाग बांटे गए हैं, ये वही 6 काउंसिल मेंबर्स हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया गया। तो चेंज कहां किए गए? तो देखते हैं पहले कांग्रेस ने आखिर कौन सी मांगे रखी जो सबसे जरूरी मांगे थी। तत्कालीन वॉइस रॉय लैंसडाउन के समक्ष राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कुछ मांगों को रखा गया। आप कांग्रेस की मांगों को समझते हैं कि क्या वो वैलिड थी, क्या उन्होंने जो मांगे रखी वो सही थी या नहीं? देखो, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। पहली चीज, एक तो ब्रिटिशर्स ने बोल दिया
कि हम आपको अपने काउंसिल में जगह नहीं देंगे। यानी जो 6 लोगों की काउंसिल है जिन्हें विभाग बांटे गए हैं, जो राजस्व विभाग है, फाइनेंस है, आपका रेवेन्यू है, हम आपको उसमें जगह नहीं देंगे। तो आप हमें कहां जगह दोगे? हम आपको जगह देंगे एडिशनल मेंबर्स में। ठीक है, तो कांग्रेस ने बोला कि आप हमें एडिशनल मेंबर में जगह दे रहे हैं, ठीक है, पर हमारी संख्या को भी तो आप बढ़ाइए। क्या हम 3-4 ही हमेशा रह जाएंगे और उसमें भी आप हमें पीछे बैठा देते हैं? हमारा मत तो आप सुनते नहीं है, प्रश्न हम कर नहीं सकते, तो हम सुधार करेंगे कैसे? तो उन्होंने क्या बोला सबसे पहले कांग्रेस ने कि अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए। तो ये मांग सही है, ठीक है। अतिरिक्त सदस्यों को वॉइस रॉय नामित करता है, उन्हें निर्वाचित होकर विधायिका में आना चाहिए। अब देखो सीधी सी बात है, यदि अतिरिक्त सदस्यों को वॉइस रॉय नामित कर रहा है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि यदि वो अपॉइंट करेगा तो किसको अपॉइंट करेगा? जो उसके शुभ चिंतक हैं वो उसे अपॉइंट करेगा, जो उनके अगेंस्ट में या उनके विरोध में बात ना करें वो उसे अपॉइंट करेगा। ये कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के लिए तो अच्छा था, पर हमारे लिए सही नहीं था। तो इस स्थिति में कांग्रेस ने बोला कि देखो, आप ये अपॉइंट वाला सिस्टम समाप्त करो, आप सीधे हमारे सदस्यों को निर्वाचित होकर, जो वोटिंग होगी वो हमारे क्षेत्र के लोग करेंगे, और आप उन्हें सीधे निर्वाचित होकर आने दीजिए। ये अभी केवल मांग रखी जा रही है, अंग्रेज इसको डायरेक्ट मान नहीं रहे, ये अभी केवल मांग रखी गई है। और क्या हुआ? केंद्रीय विधायिका में वित्त मामलों पर विचार किया जाना चाहिए। हमने देखा था कि विधायिका में वित्त से संबंधित चर्चा नहीं की जाएगी, जो भी यहाँ पे लेके रेजोल्यूशन और डिसीजन वो सीधे कहां पर होंगे? लंदन में होंगे। देखा था कि कोई भी प्रकार का वित्त से संबंधित चर्चा संसद में, यानी जो मिनी पार्लियामेंट इन्होंने बनाई थी उसमें नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो कांग्रेस ने बोला ये गलत बात है। भारत से संबंधित जो भी वित्त मामले उन पर चर्चा होना आवश्यक है, वो चर्चा कहां पर होनी चाहिए? भारत में ही होनी चाहिए। सैन्य खर्चों को कम किया जाना चाहिए। सिविल सर्विस की परीक्षा, देखो क्या होता था पहले, जो इंडियन सिविल सर्विस है आईसीएस का जो एग्जाम है वो केवल लंदन में होता था। तो यदि किसी भारतीय को यहाँ की सरकारी सेवा में आना है तो एग्जाम देने कहाँ जाना पड़ता था? जो अपने आप में बहुत खर्चीला भी था और किसी के लिए मुश्किल भी था, है ना, कि देखो आप पढ़ाई तो कर लोगे पर एट द एंड एग्जाम देने कहाँ जाना पड़ेगा? लंदन। तो कांग्रेस ने मांग की कि आप इस चीज को दूर कीजिए और लंदन के अलावा भारत में भी जो इंडियन सिविल सर्विस है उसका एग्जाम लेना शुरू कीजिए, और ये किया भी गया। अच्छा, सबसे पहले कहां पर हुआ था सिविल सर्विसेज का? इलाहाबाद में। आपने आयोग पढ़ा है यूपीएससी की, आप बैक हिस्ट्री में जाओगे तो पता चलेगा कि लंदन के बाद सबसे पहला जो सिविल सर्विस का एग्जाम था वो भारत में इलाहाबाद में कंडक्ट किया गया था। तो ये सारी मांगे किसने रखी? कांग्रेस ने। समझ में आ रहा है? टाइमलाइन समझ में आ रही है कि क्यों 92 में क्या होने वाला है, आखिर किन चीजों की आवश्यकता है जिनमें चेंजेस किए जाने हैं? आगे देखते हैं केंद्रीय विधायिका में क्या परिवर्तन किया गया। हमने देखा था जो लास्ट एक्ट आया था 1861, उसमें जो अतिरिक्त सदस्य हैं, है ना, वो दो प्रकार के होते थे, सरकारी और गैर सरकारी, पर इनकी संख्या एक निर्धारित कर दी गई थी, कितनी? 6 से 12। इस संख्या में अब परिवर्तन किया गया, इस संख्या को अब 10 से लेकर कितना कर दिया गया? 16 कर दिया गया। अच्छा, आपने एक चीज और देखा होगा कि पिछले एक्ट में बोला गया था कि सरकारी सदस्यों की संख्या सदैव ही किससे ज्यादा होनी चाहिए? गैर सरकारी से। इस बात को अभी बस याद रखो, ठीक है। देखो, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 कर दिया गया। जो सरकारी सदस्य थे इनकी संख्या निर्धारित कर दी गई, कितनी? 6, कि आप अब 6 ही रहोगे। सरकारी सदस्य कितने? याद करो पिछले एक्ट में ऐसा कुछ बोला गया था कि सरकारी सदस्य इतने, एडिशनल और गैर सरकारी इतने। यहां पर बोल दिया गया कि 6 कितने रहेंगे? सरकारी सदस्य रहेंगे। बचे कितने? 10। 10 में से 5 कहां गया? 10 में से 5 को कौन करेगा? वॉइस रॉय। देखो, कांग्रेस की बात मानी क्या? नहीं मानी है। 5 अभी भी कौन अपॉइंट कर रहा है? वॉइस रॉय। देखो, गैर सरकारी में 5 सदस्य अपॉइंट किए किसने? वाइस राय ने। कितने सदस्य बचे? 5 सदस्य बचे। 5 में से 4 सदस्य आएंगे प्रोविजन से, यानी प्रांतों से। प्रांत आप देखिए, पहले बंगाल से, दूसरा बॉम्बे से, तीसरा मद्रास से और चौथा नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविजन से आएगा। ठीक है, इन 4 प्रांतों से कितने सदस्य आएंगे? 4 आएंगे, और ये 4 सदस्य भी अपॉइंट होकर आएंगे, इलेक्ट होकर नहीं आएंगे। अभी तक इलेक्ट होना शुरू नहीं हुआ है। तो 4 सदस्य कहां से? प्रांतों से। अब बचे कितने सदस्य?
एक सदस्य आएगा कलकत्ता के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। कलकत्ता में एक स्थान है या एक संस्था थी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो एक सदस्य कहां से अपॉइंट किया जाएगा? चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कलकत्ता के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। हो गए कितने सदस्य हो गए? 6 और 10 16 सदस्य हो गए। 6 सदस्य कौन है आपके? सरकारी, और गैर सरकारी टोटल कितने हैं? 10। 10 में से 5 कौन लाएगा? वॉइस रॉय लाएगा। और उसके बाद 4 कौन लाएंगे? प्रांत लाएगा। और 1 कौन लाएगा? चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जो पिछले एक्ट में संख्या निर्धारित नहीं की गई थी वो इसमें निर्धारित कर दी गई। पर फिर से एक दुविधा फिर आन पड़ी, क्या कि अब आप देख रहे हो कि गैर सरकारी सदस्य 5 4 9 और 1 10 कितने हो गए? 10। और गैर अभी भी सरकारी कितने हैं? 6। पर आपने तो कहा था सर कि आपके सरकारी सदस्य गैर सरकारी सदस्य से कम नहीं होने चाहिए, बोला था। यहां पर तो ये चीज की अवहेलना हो रही है। तो उन्होंने बोला इस एक्ट में कि सुनो ऐसा नहीं है, अभी भी सरकारी सदस्य ज्यादा है। कैसे? कैसे ज्यादा है? तो इसका जवाब ये दिया गया एक्ट में कि याद करो काउंसिल मेंबर्स को जो वॉइस रॉय के समिति में है, तो एक वॉइस रॉय और कितने? 6 काउंसिल मेंबर्स, टोटल कितने? 7। और 7 + 6 हो गए आपके 13। तो सरकारी सदस्य यानी ऑफिशियल टोटल कितने हो गए? 13। और आपके नॉन ऑफिशियल टोटल कितने हो गए? तो ये अपनी बात पर भी टिक गए और इन्होंने संख्या भी बढ़ा दी। समझ में आया? इन्होंने एक्ट में बोला कि देखो ऐसा नहीं है कि अतिरिक्त सदस्यों में गैर सरकारी बढ़ गए, गैर सरकारी नहीं बढ़े हैं, अभी भी सरकारी सदस्यों की संख्या ज्यादा है। और एक बड़ा चेंज किया जाएगा, पहले इसको समझ लो आप, फिर मैं बताता हूं। ये समझ में आया? पढ़ लेते हैं एक बार। गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 10 निर्धारित की गई। इन गैर सरकारी सदस्यों में से 5 को वॉइस रॉय मनोनीत करता था। मनोनीत, अभी भी याद रखना, निर्वाचित नहीं, क्या? मनोनीत। आपको अंतर समझ में आता है? अपॉइंट करना और इलेक्ट करना। अपॉइंट करना मतलब सीधे उठाकर वो पद दे देना, और इलेक्ट करना यानी उसके लिए आपको इलेक्शन लड़ना पड़ता है, चुनकर आना पड़ता है। 4 सदस्य प्रांतों बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस से मनोनीत होकर आते थे तथा अन्य एक सदस्य कोलकाता के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मनोनीत होकर आता था। जी। हम्म। हाँ, बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, पर वो 2 वर्ष का कार्यकाल। पर आप एक चीज समझो ना, आप इनको भारतीयों में मत गिनो, सरकारी और गैर सरकारी। आप ये देखो कि जो एग्जाम क्वालिफाई, हर कोई तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकता ना सिविल सर्विसेज का, कुछ ही चुनिंदा लोगों ने किया भारत के। अब ऐसे यदि भारत की उस समय की जनता सोचती कि सारे के सारे एग्जाम क्लियर करके ही सरकारी डिपार्टमेंट में पहुंचे तो थोड़ा मुश्किल होता। तो गवर्नमेंट ने क्या मांग रखी? छोटी सी मांग रखी ना कि आप हमें डायरेक्ट अपॉइंट करो ना, या तो हमारे क्षेत्र से हमको इलेक्ट होकर आने दो। यदि मैं आपसे कहता हूं कि मैं आप में से आप लोगों का नेतृत्व एक मॉनिटर बनाना चाहता हूं, ठीक है, तो ज्यादा बेहतर क्या होगा कि उस मॉनिटर को सीधे मैं अपॉइंट कर दूं बिना सोचे समझे, या आपसे सहमति मांगू कि क्या वो नेतृत्व करने के लायक है? ज्यादा बेहतर क्या होगा? सहमति मांगना। अच्छा, अब दोनों में से ज्यादा बेहतर क्या होगा कि मैं उस मॉनिटर को एक सिविल सर्विस जैसा एग्जाम दिलवाऊं, वो ज्यादा अच्छा होगा, या ये कि मैं आप लोगों पे छोड़ दूं कि आप ही वोट देकर उसको चुन लो, क्योंकि आप में ज्यादा समझ होगी उस चीज को लेकर, है ना? तो ज्यादा बेहतर क्या हुआ कि आप एडिशनल मेंबर में हमें जगह दीजिए, वो भी गैर सरकारी में, ताकि अधिक से अधिक, सरकारी में तो आ सकते हैं पर अधिक से अधिक तो नहीं आ सकते, ज्यादा से ज्यादा, तो अधिक से अधिक हमें जगह प्राप्त हो सके। क्लियर है? देखते हैं आगे। केंद्रीय विधायिका में परिवर्तन। देखो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि गैर सरकारी सदस्यों की संख्या अब सरकारी सदस्यों से अधिक हो चुकी थी। देखो सरकार, गैर सरकारी हो गए 10 और सरकारी कितने हो गए? 6। परंतु इस परिषद अधिनियम में यह कहा गया कि प्रशासनिक सदस्यों तथा सरकारी सदस्यों की संख्या सदैव गैर सरकारी सदस्यों से अधिक होनी चाहिए। देखो आपके ये जो प्रशासनिक सदस्य हैं ये हो गए 6 आपके कौन? काउंसिल मेंबर, और एक आपका वॉइस रॉय 7, और प्लस आपके 6 हो गए कितने? हो गई ज्यादा। तो वो भी अपनी बात पर रह गए और उन्होंने संख्या भी बढ़ा दी। ठीक है, अब एक चेंज होता है। देखो याद करो, अभी जो एडिशनल मेंबर पीछे थे आपके, वो प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। किससे? आपके जो काउंसिल मेंबर हैं, कितने? 6।
इससे कौन प्रश्न नहीं पूछ सकता? अतिरिक्त सदस्य प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। कब तक? 1861 तक। पर अब 1892 चल रहा है, तो कुछ चेंजेस तो होंगे, होंगे ना। अब यह सीधी बात है, एडिशनल मेंबर में आपने वही हमें पीछे बैठा दिया भारतीय बनाकर, तो हमें कुछ पूछने भी तो दो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या इसमें ऐसा होना जरूरी है। तो ये बोला गया कि ठीक है, आपकी इस समस्या का हम निवारण करते हैं, हम एक काम करते हैं, आपको ये शक्ति देते हैं। क्या शक्ति देते हैं? कि अब अतिरिक्त सदस्य हमारे काउंसिल मेंबर से प्रश्न कर सकते हैं, परंतु फिर से मूर्ख बनाया गया हमें। इन्होंने क्या किया? इन्होंने हमें शक्ति तो दे दी प्रश्न पूछने की, पर उस पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की शक्ति हमें नहीं दी। मतलब हमने जो प्रश्न उनसे पूछा है, तो वो उन्होंने हमें जो भी जवाब दिया है। सबसे पहले एक चीज याद रखना कि यदि आपको प्रश्न पूछना है काउंसिल मेंबर से, तो उसको 6 दिन की पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? मतलब काउंसिल मेंबर जा रहा है, सर सर सुनो 6 दिन बाद मिलूंगा, आपसे एक सवाल पूछूंगा, तैयार रहना, ठीक है? और सवाल बता देना कौन सा पूछने वाले हो। काउंसिल मेंबर एकदम तैयार होते, 6 दिन में है उसके पास, पूछ बेटा क्या पूछना है ना? और मन होगा तो वो जो भी जवाब दे देगा, है ना? क्यों? क्योंकि जब 6 दिन बाद वो जवाब देगा, तो उस पर आप अतिरिक्त सवाल नहीं पूछ सकते। जैसे तुमने खाना खा लिया, तुमने बोला मैंने पानी पी लिया, मैंने क्या पूछा तुमसे? तुमने मुझे क्या जवाब दिया? पर मैं अब तुमसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कि अबे भाई मैं क्या पूछ रहा हूं, खाना खाया कि नहीं खाया। तो ये चीज फिर से हमें फंसा देती है कि हम आपसे पूछ कुछ रहे हैं, आपने चलो ठीक है मान लेते हैं आपने उससे संबंधित भी हमें जवाब दे दिया, पर वो पूर्ण नहीं है हमारे लिए, वो पूर्ण नहीं है। हमें इससे ज्यादा आंसर की आपसे उम्मीद थी, हम और कुछ जानना चाहते हैं, पर हमारे मुंह पे तो अब क्या लग गई है? जिप लग गई है। अब हम नहीं पूछ सकते, क्योंकि इस एक्ट ने बोला है कि पूछोगे 6 दिन की सूचना पे, और एक बार पूछोगे जो आंसर लिख कर आएगा वो पढ़कर खुश रहोगे। वो लिख सकता था चल निकल यहाँ से, नहीं देना जवाब, तो आप नहीं पूछ सकते सर आपने क्यों लिखा चल निकल यहाँ से, है ना? तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप उनसे पूछ नहीं सकते थे। केंद्रीय विधायिका में परिवर्तन, वित्त विषयों पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। वित्त विषयों की अभी कांग्रेस ने मांग उठाई थी, कांग्रेस ने बोला था ना वित्त विषयों पर चर्चा हो, पर एक चीज याद रखना, वित्त विषयों पर अभी भी केवल चर्चा ही होगी, वोटिंग नहीं होगी। वित्त विषयों पर कानून बनाने की वोटिंग अभी भी यहां पर नहीं होगी, क्योंकि वित्त बनाने की जो शक्ति है वो अभी किस पे निहित है? वॉइसरॉय में ही निहित है, ठीक है? और उसे केवल कौन रद्द कर सकता है? राज्य सचिव। तो चर्चा करो, कंक्लूजन कुछ भी निकले चुपचाप घर निकलो यहां से, ठीक है? इसके अलावा अतिरिक्त सदस्यों को काउंसिल मेंबर से प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई, अर्थात काउंसिल मेंबर अपने विभाग से संबंधित क्या कार्य कर रहे हैं इस पर सवाल अब किया जा सकता है। जिस काउंसिल मेंबर से प्रश्न पूछा जाना है उसे 6 दिन का पूर्व नोटिस देना अनिवार्य है, परंतु काउंसिल मेंबर द्वारा दिए गए प्रश्न के जवाब पर किसी भी प्रकार का अन्य प्रश्न या सप्लीमेंट्री प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। क्लियर है? भारतीय अभी भी काउंसिल मेंबर्स के सदस्य नहीं बन सकते थे, उन्हें केवल अतिरिक्त सदस्य के रूप में ही स्थान दिया गया। जो भारतीय थे वो अभी भी काउंसिल मेंबर के सदस्य नहीं बन सकते थे, ये बनेंगे, चिंता मत करना, सबसे पहले भारतीय बनेंगे, और वो बनेंगे लॉ, जो आपका लॉ डिपार्टमेंट है ना, 6 में से एक कानून, वो बदलेंगे वो, पर वो आगे बनेंगे, अभी नहीं बनेंगे वो। आगे देखते हैं प्रांतीय विधायिका में क्या परिवर्तन किया गया। प्रांतीय विधायिकाओं में भी जो काउंसिल मेंबर्स थे उनकी संख्या में, और जो एडिशनल मेंबर थे उसमें उनकी संख्या में क्या कर दिया गया? विस्तार कर दिया गया। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि सेम बॉडी प्रांतों में काम करेगी, पर सेम संख्या काम नहीं करेगी। हो सकता है कहीं 4 हो सकता है कहीं 5 हो सकता है कहीं 10 हो, है ना? तो कहीं बॉडी को लेकर इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया था। अब यहाँ पे एक चेंज किया गया। आपने देखा कि केंद्र में जब अतिरिक्त सदस्यों को चुना जा रहा है, ठीक है, कितने अतिरिक्त सदस्य? 16, जिसमें से आपके 6 आते हैं सरकारी, और 10 में से आपके 5 आते हैं वॉइसरॉय के द्वारा, 4 आते हैं प्रांतों से, और एक आता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। प्रांतों में ये सिस्टम फॉलो नहीं किया गया। प्रांतों में जो प्रतिनिधि है वो विभिन्न क्षेत्र से बुलाए गए, और वो एक तरीके से अच्छा भी था। और वो क्षेत्र कौन से थे? वो क्षेत्र थे आपके यूनिवर्सिटीज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट, इन जगह से क्या किए गए? बुलाए गए। कि अब देखो अब क्या चाहिए, प्रांतों की बात है तो हमें लोकल नेतृत्व चाहिए, है ना? जो हमें लोकल मेंबर है वो चाहिए, ताकि उस विषय पर हम क्या बना सकें? कानून बना सकें। देखते हैं
इसमें भी सदस्यों की संख्या का विस्तार किया गया। प्रांतीय विधायिका में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। प्रांतीय विधायिका में प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंटेशन लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन अर्थात प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को क्या किया गया, लागू किया गया। यहाँ पे रिप्रेजेंट से मतलब है कि कोई यूनिवर्सिटी से आके रिप्रेजेंट करेगा, कोई म्युनिसिपैलिटी से आके रिप्रेजेंट करेगा, कोई कॉमर्स से चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आके रिप्रेजेंट करेगा, इस प्रकार की बात की गई है। तथा 1892 के भारत परिसर अधिनियम के द्वारा भारतीयों को निर्वाचित करके प्रांत की प्रांतीय विधायिका में अतिरिक्त सदस्य के रूप में शामिल किया जाने लगा। अब ये निर्वाचित याद रखना, अभी जनता आपको चुन नहीं रही है, केवल कुलीन वर्ग आपको चुनेगा, वो भी उस क्षेत्र का। जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बोला कि हाँ इसको चुनकर भेज देते हैं या इसको हम जिताकर भेज देते हैं, वही चीज की गई। अब देखो कहां कहां से आए थे, यूनिवर्सिटीज से, म्युनिसिपैलिटीज से, जो जमींदार होते थे वो आते थे रिप्रेजेंट करने, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से। इन क्षेत्र से बुलाए गए कौन कौन, एडिशनल मेंबर्स। एडिशनल मेंबर जो भारतीय ही होते थे और कुछ बाहर के भी होते थे, बट इसमें अधिक जगह किसको दी गई, भारतीयों को दी गई। इन सभी संस्थाओं से भारतीय प्रतिनिधि निर्वाचित होकर पहुंच रहे थे। यह एक बड़ा और नवीन परिवर्तन था, है ना। तो आप देख रहे हो कि थोड़ा सा अब भारतीयों को इंपॉर्टेंस मिलना स्टार्ट हो गया है। और चलो केंद्र में तो अभी उतना बड़ा नेतृत्व नहीं आया है, पर प्रांतों में धीरे धीरे भारतीयों की अब जो है, जो भारतीयों का हस्तक्षेप है वो बढ़ता जा रहा है। क्लियर है। प्रांत में कोई समस्या, केंद्र में कोई समस्या, आगे बढ़े देखें कुछ और चेंजेस हुए या नहीं हुए, देखते हैं। 1892 एक्ट के प्रभाव क्या पड़े, इसके देखो कुछ खास प्रभाव तो नहीं पड़े। सबसे बड़ा प्रभाव देखने मिला कांग्रेस में, ठीक है। इस एक्ट की वजह से ज्यादा भारतीय केंद्रीय और प्रांतीय विधायिका में पहुंच गए, ये तो हमने देख लिया। कैसे, जो आपके अतिरिक्त सदस्य केंद्र में उसमें भी भारतीय पहुंच गए और जो प्रांतों में है उसमें भी रिप्रेजेंट करने पहुंच गए। इससे सबसे ज्यादा अगर किसी की तारीफ हुई या भला हुआ, वो हुआ कांग्रेस का। क्योंकि इस एक्ट के पहले कांग्रेस ने अपनी कुछ मांगे रखी थी, वो मांगे एज इट इज फॉलो नहीं की गई, बट उसमें से कुछ चीजें फॉलो की गई। जैसे अब वित्त पर चर्चा की जा रही है, भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ चुका है ना। इस एक्ट के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय कांग्रेस की भी कुछ मांगों को इस एक्ट में मान लिया गया, जिससे कांग्रेस का प्रभाव बढ़ा। देखो कांग्रेस जो अभी पार्टी बनी है ना 1885 में, ये अभी अच्छा वर्क कर रही है, क्योंकि इसका एक अभी प्राथमिक उद्देश्य क्या है, देश के इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो देश को लेकर है ना, भारतवर्ष को लेकर है, कि ऐसे क्या कार्य करवाए जा सकते हैं या किए जा सकते हैं जो भारतीय जन के लिए क्या हो, सही हो या उनकी भलाई के लिए हो। इस हेतु ये चाहेंगे कि अब हम किस में आ जाएं, ब्रिटिश संसद में कैसे भी करके हम एंट्री करने लगे। अब आपको पता है आगे चलकर क्या होगा, जो प्रांत हैं आपके, उन प्रांतों में इलेक्शंस होंगे। उन प्रांतों की जब इलेक्शंस होंगे तो भारी बहुमत के साथ कांग्रेस के सदस्य उसमें क्या होंगे, निर्वाचित होकर आएंगे और संसद में भी बैठेंगे। अब आप बताओ भारतीयों का कानून ज्यादा अच्छा कौन बना सकता है, भारतीय ही बना सकते हैं ना। पर बहुत सारी समस्याएं अभी होना बाकी हैं। इतनी आसानी से अगर काम होने लगते तो फिर क्या ही था, हम क्यों पढ़ रहे होते आज इन चीजों को। अभी तो मुस्लिम लीग की स्थापना होना बाकी है ना। अभी मुस्लिम लीग बनेगा, फिर प्रॉब्लम होगी, सांप्रदायिकता आएगी। आपका 1909 एक्ट आके मुस्लिमों के लिए अलग इलेक्शन बोल देगा कि मुस्लिम क्षेत्र में मुस्लिम इलेक्शन लड़ेंगे, वोट भी कौन देगा, मुस्लिम। अब तक यहां तक हिंदू मुस्लिम जो भाई भाई बनकर इनका विरोध कर रहे हैं, वो कब एक दूसरे का ही विरोध करने लगेंगे, ये अब हमें देखने मिलेगा। ये सारी चीजें हैं, क्योंकि देश तो ये हमारा छोड़ के जाएंगे। कितने टाइम बचे इनको लात जूते खाने में, अब केवल 47 से हिसाब लगाओ, 47 और 8 ईयर्स कितना होता है बताओ, लगभग 55। क्यों मैंने बोला 47 और 8 ईयर्स कितना होता है, तो ये पूरा पूरा 55 होता है ना, लगभग 55 नहीं होता। ऐसे लिखते हो क्या, 2 और 2 लगभग 4, ऐसा होता है क्या। तो 55 साल बाद ये हमसे पिटकर जाने वाले हैं, है ना। पर 55 साल में अब ये इतनी आग लगाने वाले हैं कि जिसकी जो आग है वो आज तक हमारे अंदर जल रही है और जिसकी समस्या आज भी हमें फेस करनी पड़ रही है ना। हमारे देश का भी बंटवारा होगा आगे चलकर, बहुत सारी चीजें होंगी, सांप्रदायिकता होगी, बहुत सारे आपके वो होंगे, क्या बोलते हैं, दंगे, बहुत सारे दंगे होंगे। काफी जन है जो अपने अपनी जान गंवाएंगे, जन माल दोनों की ही हानि होगी। पर इसके बाद भी यदि कोई खड़ा रहेगा तो वो है हमारा भारत देश।
है ना। कोशिश की जाएगी, छलनी की जाएगी भारत माता पे वार करने की, पर किसी भी तरीके से वो तो अपनी जो अस्मिता है उसको बचाकर खड़ी रहेंगे, और उसके बाद विश्व में हमारा तिरंगा लहराएगा। पर उसमें अभी थोड़ा समय है ना। अभी एक्ट खत्म नहीं हुए हैं, अभी अंग्रेज इसमें बहुत सारे बदलाव करने वाले हैं, तो उन बदलावों को हम आगे के एक्ट्स में पढ़ेंगे। इसमें बताइए यदि कोई समस्या है तो। हमने आज देखा कि शासन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है, परिवर्तन किए गए हैं केंद्र की काउंसिल में, काउंसिल में भी नहीं, एडिशनल मेंबर्स में किए गए। क्या किए गए हैं? कितनी बढ़ाई गई है? 16 कर दी गई है। 16 में से सरकारी कितने हैं? 6 है, ठीक है। बाकी कितने हैं? 10। 10 में से 5 को कौन चुनेगा? वॉइस रॉय चुनेगा। उसमें से 4 को कौन चुनेंगे और 1 को कौन चुनेगा? ये तो केंद्र में हो गया। प्रांत में रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम लागू किया गया। कहां कहां से आएंगे मेंबर बताओ? कहां से? यूनिवर्सिटीज, म्युनिसिपैलिटीज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जमींदार और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, यहां से आएंगे। तो क्या आपको ये देखने मिल रहा है कि भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ गया है? ये तो देखने मिल रहा है ना। अच्छा, एक चीज जो वापस से दे दी गई है, अतिरिक्त सदस्य अब किससे सवाल पूछ सकते हैं? पर केवल एक सवाल, और जो जवाब आ गया उसके बाद चुप। चुप एकदम। वो कहते थे ऐसा ही, चुप हो जाओ, है ना। तुम इतने टेंशन में क्यों आ जाते हो? हाँ? ऐसा लगता है 2-3 बार बोल देंगे तो रो दोगे तो। ठीक है, अब बताओ कोई भी स्लाइड यदि समझ में ना आ रही हो। ये समझ में आया सिस्टम आपको कि आपके जो सरकारी सदस्य हैं वो हमेशा किससे ज्यादा रहेंगे? गैर सरकारी सदस्यों से। हम्म। काउंसिल? नहीं, काउंसिल नहीं, एडिशनल मेंबर। एडिशनल मेंबर में, अरे आप देखो, रुको एक सेकंड मैं बताता हूं। देखो, ये प्रांत है, ये केंद्र है। सबसे पहले केंद्र की बॉडी आप बनाओ। यहां पे वाइस राय है, उसके 6 क्या है? काउंसिल मेंबर हैं, और इसके अलावा अतिरिक्त सदस्य हैं कितने? 16। इतना पता है, यहां कोई दिक्कत है? इस सेम फॉर्मेट को कॉपी कहां किया जाता है? प्रांत में। पर ये संख्या जो यहां पर है, ये एग्जैक्ट वहां पे कॉपी होना जरूरी नहीं है। और ये जो सदस्य हैं आपके, ये हमेशा सरकारी रहेंगे। भारतीयों को प्रतिनिधि कहां दिया गया है? अतिरिक्त सदस्य में स्थान दिया गया है, और अतिरिक्त सदस्यों की जो संख्या है वो वहां पर निश्चित नहीं की गई है, प्रांतों में निश्चित नहीं की गई है। वो लगभग 20 भी हो सकते थे, ठीक है, वो निश्चित नहीं की गई है। यही पूछ रहे थे आप? और कोई डाउट है? नहीं, 5 नहीं, आप चाहो तो उनमें से 2 सदस्य भी भेज सकते हो, आप चाहो तो उनमें से 3 सदस्य भी भेज सकते हो। मैंने जो आपको 5 एग्जाम्पल्स बताए हैं, वो 5 क्षेत्र बताए हैं कि वहां से आप एक एक सदस्यों को उठा सकते हो। यानी रिप्रेजेंटेटिव यूनिवर्सिटीज से, मैंने यूनिवर्सिटी नहीं बोला, मैंने यूनिवर्सिटीज बोला, है ना। तो वहां से आप क्या कर सकते थे? उन एडिशनल मेंबर्स को बुला सकते थे, या वो खुद वहां से चुनकर आ सकते थे। अब देखो यार, यूनिवर्सिटी से आएगा तो कुछ शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छी बातें करेगा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से आएगा तो शायद जिले के लिए कुछ अच्छी बातें करेगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आएगा तो शायद फाइनेंस से संबंधित कुछ अच्छी बातें करेगा। इसलिए उन्होंने इसी चीज को ध्यान में रखकर विभिन्न क्षेत्रों से अलग अलग तरीके से लोगों को बुलाया। और कोई डिमांड क्लियर है कांग्रेस की? जिसमें से सारी डिमांड, अच्छा ये बताओ, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, डिमांड माना गया? मानी गई। अतिरिक्त सदस्यों को वॉइस रॉय नामित करता है, उन्हें निर्वाचित होकर आनी चाहिए, माना गया? नहीं माना गया। केंद्रीय विधायिका में वित्त मामलों पर विचार किया जाना चाहिए, माना गया? बिल्कुल माना गया। सैन्य खर्चे को कम किया जाना चाहिए, इस प्रकार की कोई भी चर्चा नहीं की गई। सिविल सर्विस की परीक्षाओं को लंदन के साथ भारत में भी आयोजित किया जाना चाहिए, ये मानी जाएगी, ये अब भारत में शुरू हो जाएगी, ये भी आपकी मानी गई है। ये कहां पे सबसे पहले किया जाएगा? इलाहाबाद में किया जाएगा। अब यार, जब 4-5 मांगों में से सीधे हमने आपकी 3-4 मांगे मान ली, तो कांग्रेस का प्रभाव तो बढ़ेगा देश में। और अभी कांग्रेस के अलावा कोई बड़ी पार्टी है भी नहीं जो नेतृत्व कर रही है भारतीय लोगों का, ठीक है। पर आपने अभी तक एक चीज यदि नोटिस की हो, अभी भी भारत में संविधान की मांग
नहीं उठी है। संविधान की तो चर्चा ही नहीं हो रही है। अभी तो केवल भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी सरकार चला रही है और अपना शासन चला रही है। धीरे से जब आजादी की लौ बढ़ेगी और फिर संविधान की मांग उठेगी, फिर धीरे धीरे हमारी पुस्तक लिखना शुरू हो जाएगी। और कोई समस्या, कोई दिक्कत? ठीक है, तो बाकी हम अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे 1909। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को प्रेजेंट रहना है। ठीक है, चलिए, जय हिंद।